जो मुख्य विषय पे। हाँ, देखिए ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका पंचगव्य से संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी। बंद करनी है भैया, लाइट जलानी नहीं है। दिख रहा है सबको पीछे? हाँ, तो आप सभी एक चीज जान लीजिए कि आप लोगों को सीधे सीधे ये सब कुछ नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे। अभी तो मैंने डाला है तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों के ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन होते हैं यूट्यूब पे भी, कि आप देखने कुछ निकलते हो और पहुंच कहीं और जाते हो, क्योंकि अब तो डेटा भी फ्री है बहुत। तो आप समझो ये सब क्यों हो रहा है। अभी गूगल की बात की, किसी ने कहा बड़ी आराम से कि गूगल ट्रांसलेट पे कर लेंगे। कितनी अच्छी सर्विस है ना। गूगल मैप पे यहाँ पे भी पहुंचने के लिए आप सबने लोकेशन शेयर कर करके अपने साथियों को बुलाया होगा। बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोई भी टेक्नोलॉजी और मैप्स पढ़ने के लिए तो मुझे छठी क्लास से इतना शौक था कि मैप्स की टेक्नोलॉजी, जब गूगल अर्थ आया तो मुझे लगता है मैंने 6 महीने तक गूगल अर्थ से पूरी दिल्ली मुझे सैटेलाइट से दिखा दो, अगर मुझे ऊपर से कूदना होगा ना मैं अपने घर पे छत पे लैंड करूंगा। इतना मैंने उसको याद कर लिया, मुझे इतना अच्छा लगता है मैप्स रीडिंग। लेकिन जब गूगल अर्थ आया तो हमारे स्कूल में गूगल का एक एम्प्लॉय आया। ये करीबन बात है 1999 के लगभग की, 97-98 की बात है। तो वो जिस गूगल सर्च को हम कहते हैं गूगल कर लो, कहते हैं ना, बड़े आराम से गूगल कर ले, सर्च नहीं बोलेंगे, गूगल कर लो। उस समय किसी को नहीं पता था, तो वो लोग उस समय प्रचारित करते थे इसको। मुझे ये बात बहुत सालों बाद समझ में आई कि वो हमारे स्कूल में आया क्यों। तो उसने बोला कि आप ये सर्च करेंगे तो ये जो क्राइटेरिया आएगा, तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि गूगल सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, कुछ भी इंटरनेट पे ढूंढना हो, बहुत कुछ है। तो बड़ा नया नया सा लगता था कि बड़ी बढ़िया चीज है। अब लेकिन समझ में आता है कि ये लोग फोकट में क्यों हमको गूगल मैप्स, ये गूगल ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलिटरेशन जो है, आप HUM लिखते हो, हम लिख के आ जाता है, ठीक है, ये सब करते हैं ना। अभी एक और आ गया है, आप गूगल में गूगल हिंदी इनपुट का एक एंड्रॉइड फोन में वो आता है बोलने का, आप बोलोगे वो टाइप कर देगा, लेकिन वो बिना इंटरनेट के काम नहीं करता। देखा है ना आपने? ऑफलाइन नहीं है वो। क्यों नहीं है ऑफलाइन? नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं करता वो। ऑफलाइन क्यों नहीं है? वो इंटरनेट पे ही क्यों काम करता है कि जब आप कुछ बोलते हो तो उसके डेटाबेस में जाता है और वो उसको फिर वापस आपके बोले हुए को हिंदी में लिख के या इंग्लिश में लिखकर आपकी स्क्रीन पे दिखाता है। मतलब क्या हुआ कि वो आप लोगों से फोकट में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, शब्दों का भंडार इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको वो बाद में यूज करेंगे बहुत आराम से। आप समझ रहे हो? आप उनके एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो फोकट में, सैलरी नहीं ले रहे हो। नए नए शब्द उनके डेटाबेस में जा रहे हैं, आप बोल रहे हो हर भाषा के, सिर्फ हिंदी के नहीं, हर भारतीय भाषा के। तो समझो वो किस लिए काम, वो डेटाबेस बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं मैं उसको बताऊंगा। गूगल मैप्स, आपकी एक एक गली नुक्कड़ नाप ली उन्होंने, नाप ली ना। हम लोग खुश होते हैं, ठीक, अभी काम कर रहा है। लेकिन उस गूगल सर्च पे, मैं पहले गूगल सर्च की बात करता हूं, मैप से बाद में आता हूं। आज की डेट में कोई भी चीज आप, मान लो आपको कोई व्यक्ति दिखता है कि बड़ा मशहूर है, कोई कहता है, आप छूटते गूगल पे सर्च करते हो, उस व्यक्ति के बारे में गलत या सही जो भी इंफॉर्मेशन गूगल के पहले पेज पे आती है, आप सिर्फ उसी को सच मानते हो कि अरे ये तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है। सच की झूठ? सच है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी दुनिया का माफिया है, ये क्या करता है, आप लोगों को अपने अनुसार जो वो चाहते हैं कि आपको दिखे वही दिखाने का प्रयास करता है। वो ये चाहते हैं कि गूगल सर्च करेगा। आज की डेट में मैं जिस कंपनी में था, हमारे पास गूगल का एडवर्ड्स का प्रोसेस था। एडवर्ड्स जो गूगल का है ना, जिसमें वो एड, कि मान लीजिए कोई एक शब्द है कि वीरेंद्र सिंह को कोई सर्च करे तो वो सबसे पहले गूगल में मेरा ही नाम आए। समझ रहे हैं? इसके लिए पैसा दिया जाता है कि कोई व्यक्ति गाय का देसी घी, काओ देसी घी टाइप करे तो सबसे ऊपर जो विशाल भाई, अंकित भाई सब घी निकाला, या आपका कोई घी है वही सबसे ऊपर आए दुनिया में। तो उसके लिए आप एक एक वर्ड को खरीदते हो। ये वर्ड सर्च किया तो मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, भले ही वो कचरा हो। लेकिन उसे क्या होगा, वो व्यक्ति का धंधा बढ़ेगा और गूगल को क्या मिलेगा? पैसा। तो जो चीज उसने फोकट में हमको दी, हम भी सोचते थे बड़ा बढ़िया है,
बहुत बढ़िया है, लेकिन उसने उससे अरबों करोड़ खरबों डॉलर कमा लिया नहीं कमा लिया। तो ये उनका बिजनेस मॉडल था। तो आप गूगल पर सर्च करेंगे, कल को अगर मान लीजिए गुरुजी का नाम इनको करिए, अरे ये व्यक्ति बहुत प्रचारित हो रहा है, हमारे बड़े खिलाफ बोलता है, राजीव भाई को अगर इनको प्रचारित नहीं करने देना है, तो राजीव भाई का पूरा जो सर्च करेंगे तो राजीव दीक्षित का कुछ और ही डेटा आएगा। ये मैंने देखा है विकिपीडिया पे। जब 2011 में मैंने राजीव भाई को सुना था, तो विकिपीडिया के पेज पे राजीव भाई का बड़ा विस्तृत विवरण था, जब वो लगभग उनका देहांत हुआ ही था। आज विकिपीडिया का पेज देखो आप, कुछ नहीं, बहुत छोटा मोटा देखा ना आपने, विकिपीडिया पे डेटा बहुत ज्यादा एडिट कर दिया गया। ये क्या है? कोई भी व्यक्ति राजीव दीक्षित के बारे में जानना चाहता है, 2011 में ज्यादा जानता, अब थोड़ा कम जानेगा, वो अलग बात है कि उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये इनकी ताकत है, ये इसको ताकत बना रहे हैं धीरे धीरे। तो दुनिया के जितना भी माफिया है, ये सारे के सारे चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके आप सबको वही पता लगे जो वो चाहते हैं। गूगल मैप्स क्या है कि अगर आपने अभी देखा होगा कि मेरी लोकेशन, मेरे फोन की लोकेशन, वो छूटते ही गूगल मैप्स ने ब्रह्म सरोवर के पास का ये स्थान नीले नीले में दिखाया था, देखा था ना आपने? उसका मतलब क्या है? उसको पता है कि मैं कहां हूं। ये लोग ट्रैफिक, आप लोगों को लगता है ट्रैफिक जैम है, हम लोग दिल्ली में बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसको, ट्रैफिक जैम होता है तो अगली सड़क पे ट्रैफिक जैम है कि नहीं, ये गूगल मैप मुझे बताता है कि आगे ट्रैफिक जैम है, आप दूसरा रास्ता ले लो। कैसे पता लगता है उनको? रेड दिखेगी पूरी वो लाइन, कौन बता रहा है? लाइव डेटा कैसे दिख रहा है? हम लोग बता रहे हैं उनको। हमारा जीपीएस ऑन है तो उसकी स्पीड जो है, जीपीएस से स्पीड कैलकुलेट हो जाती है गाड़ियों की। तो अगर स्पीड 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, तो क्या होगा कि गाड़ियां धीमे चल रही हैं, तो वहां वो रेड दिखा देंगे। तो हम ही डेटा दे रहे हैं। तो कैसे यूज कर रहे हैं? ये हमारी लोकेशन, एक एक जगह हम जा रहे हैं जो, उसके लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद आया आधार कार्ड। अब उस आधार कार्ड के जरिए इन्होंने क्या किया, आपके पूरे फिंगरप्रिंट्स, आपका रेटिना स्कैन इनके पास चला गया। और ये तैयारी इनकी 50 साल बाद की है। उस तैयारी का एक उदाहरण मैं दूंगा, पेट्रो डॉलर का भी एक वीडियो है बड़ा अच्छा, उसका मैं उदाहरण दूंगा। तो आधार कार्ड के जरिए इन्होंने आपका रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट्स कर लिए, फोन से आपकी लोकेशन जांच ली, ठीक है। उसके बाद आप जो देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसके लिए यूट्यूब और सबको कस्टमाइज कर दिया कि यही दिखेगा आपको, हमें तो पैसा मिल रहा है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के सारे सोर्स तो उनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपका अपना तो कुछ भी नहीं है। बशर्ते कि गुरुजी जैसे व्यक्ति या कोई और व्यक्ति आपको खुद रिसर्च करके, अध्ययन करके शास्त्रों का उसका नया ही एक एंगल ना बता दे, सही का गलत है। तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण मुझे मिला अभी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक खेसरी दाल होती है, खेसरी, सुना है किसी ने? हाँ, अच्छा, खेसरी दाल अच्छी है या खराब है? हाँ, खराब कितने लोग बोलते और अच्छी कितने लोग बोलते? क्या अच्छा है उसमें? उससे तो पैरालिसिस हो रहा है। कौन खा रहा है? हाँ, आपको नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट पे ढूंढो आप, छूटते केसरी दाल के बारे में क्या आता है। हाँ, अब जनवरी 2016 में उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया। बहुत सालों पहले उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो प्रतिबंध क्यों लगाया पहले, अगर वो अच्छी थी तो? और अब प्रतिबंध क्यों हटाया? आपको अगर आप लोगों में खोजने की वो कला नहीं डेवलप की अगर आपने, तो गूगल आपको कंफ्यूज कर देगा। आप सोच ही नहीं पाओगे खेसरी दाल अच्छी है या खराब है। एक आर्टिकल आएगा सही है, दूसरा आर्टिकल आएगा खराब है। आप कहोगे यार क्या करें। किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि भाई साहब, आपको पता है कितना बड़ा षड्यंत्र हो गया, ये सरकार ने आपके खेसरी दाल को प्रतिबंध हटा दिया, उस खेसरी दाल से पैरालिसिस होता है लोगों को। अच्छा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कोई चीज मुझे पता लगी, हम सीधे गूगल पर सर्च मारते हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं। ये मत करना कभी भी, उसकी और तह में जाओ, उसके गूगल से हटके रेफरेंस देखो कहाँ है उसके। एक दिन लक्ष्य बना लो, आज बैठ के शाम तक मैं निकलूंगा, उठूंगा ये सोच के कि इसका पूरा डेटा निकाल के। तो क्या वो निकला, आप हंसोगे सुन के। खेसरी दाल जो है उसे करेंसी की तरह प्रयोग किया जाता था पुराने टाइम में, और शायद अंग्रेजों के समय में भी। तो करेंसी की तरह इस्तेमाल, सिर्फ ये शब्द पकड़ा मैंने, तो मैंने कहा जब कोई चीज करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रही है, खराब कैसे हो सकती है? बात तो सही है ना। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि खेसरी दाल को प्रतिबंध करने के पीछे षड्यंत्र था।
फिर उसका मैंने गुरुजी से कंफर्म किया, गुरुजी खेसरी दाल क्या है? हाँ कोई बात नहीं, उसे हिला देना माउस को जरा, विशाल भाई संचालक। ठीक है, तो खेसरी दाल का पता लगा कि खेसरी दाल में विरोधी भोजन होता है, जो विरुद्ध आहार होता है, उसके असर को काटने की ताकत है। तो भारत के लोग बीमार हो जाएं तो इन जो सरकार में लगभग 1960 के करीब में जो प्रतिबंध लगाया, इसलिए लगाया कि लोगों के अंदर विरुद्ध भोजन करके जो बीमारी हो उसकी काटने की इसमें ताकत है, खेसरी दाल में वो ना हो। तो इसीलिए उसको प्रतिबंध किया और अब प्रतिबंध हटा दिया गया। कोई ना कोई सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम करती ही है, वो अलग बात है। तो मैं सरकार वगैरह की बात नहीं करूंगा, मैं उनसे, वो तो प्यादे हैं सब लोग छोटे मोटे, मैं आपको व्यापक आप लोग कई लोग आपस में झगड़ा करते हो, कांग्रेस बीजेपी, ये नेता अच्छा वो नेता अच्छा, मत करा करो। इसी कारण से मैं ये जो बताने वाला हूं उससे ऊपर उठो आप लोग। ये सब इन सबके छोटे छोटे प्यादे हैं। एजेंट भी बोलना मैं नहीं चाहता, प्यादे होते। एजेंट तो फिर भी कुछ उनकी मर्जी होती है कि मैं करूं या नहीं करूं, इनके पास तो ऑप्शन भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। कनपट्टी पे बंदूक रख के करवाते हैं इनसे। बंदूक मतलब समझौतों की बंदूक, एग्रीमेंट्स की बंदूक, जो WTO की बात आपने राजीव भाई की सुनी होगी। तो ये भूमिका मैंने बताई कि ये लोग आपकी इंफॉर्मेशन को कितने हद तक कंट्रोल करते हैं, जो आप तक पहुंचती है। तो उसका सबसे बड़ा, जो मैं जिस उदाहरण को लेकर चला, जिसको मैंने एक बेंचमार्क माना, जिसके बारे में राजीव भाई, मैं कहता हूं कोई अवतार ही थे वो, कि एक महीने के अंदर अंदर राजीव भाई जो विश्लेषण 10, 12, 15, 2001 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आ रहा है, वो राजीव भाई ने 1-2 महीने में दे दिया था। हालांकि कुछ चीजों की थ्योरी उसमें से बदली, लेकिन उसी तर्ज पे था कि ये हमला इन्होंने खुद अपने ऊपर करवाया। तो आप इस उदाहरण को, जो मैं ये ट्रेलर दिखा रहा हूं, इसका एक पार्ट है, ये लगभग 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। ये द न्यू पर्ल हार्बर, इसको बोलते हैं द न्यू पर्ल हार्बर। ठीक है, तो पर्ल हार्बर क्या था पता आप सबको? पर्ल हार्बर का अटैक, हाँ मतलब कितने लोगों को पता है? मैं फिर बताऊंगा, बताने की जरूरत है। मतलब पर्ल हार्बर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जापान, कहा जाता है कि जापान ने अमेरिका के एक उस पे अटैक किया था, एक पोर्ट पे, हाँ बंदरगाह पे अटैक किया था, और उसके कारण ही अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा। उस हमले के कारण, क्या जापान ने हम पे हमला किया, अब हम भी विश्व युद्ध में घुसेंगे, इनकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन पर्ल हार्बर का अटैक जो है वो अमेरिका ने खुद अपने ऊपर करवाया, जिससे कि वो कूद सके किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, उनका बहाना था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों कूदा, वो सब उसका अपना अलग फंडे थे। लेकिन अब ये जो है, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द न्यू पर्ल हार्बर, कि जो 9/11 की घटना हुई, जो सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ, वो अटैक भी एक पर्ल हार्बर की तरह ही अमेरिका के द्वारा खुद पर किया गया अटैक था। तो ये क्यों चुना मैंने ये विषय, कि इस विषय के द्वारा आपको पता लगेगा कि ये लोग किसी अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए किस हद तक प्लानिंग करते हैं। उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जिसमें उसका एक पार्ट है ये, जो बड़ा अपील करता है मुझे। वैसे सारे अपील करते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि 5 घंटे के दिखाऊं मैं। लेकिन इसके बाद आप लोग खुद देखिएगा, 5 घंटे व्यतीत करिएगा। इंग्लिश में है, इंग्लिश में कितने लोग कंफर्टेबल है? हिंदी में समझ जाएंगे? मैं उसे समझाना पढ़ने की जरूरत है, समझाने की हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। चलिए ठीक है, मैं भूमिका बता देता हूं। ये जो उस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है, इसमें यह बताया गया है कि जो पैसेंजर्स थे, जो 4 प्लेन टकराए, 4 प्लेन थे ना, एक टावर में, एक पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, एक उनके पेंटागन पे गिरा, एक पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। ठीक है, 4 थे। उन चारों एरोप्लेन्स के पैसेंजर का हुआ क्या? क्योंकि वास्तविक जो थ्योरी है वो ये है कि जो प्लेन, जिस प्लेन में वो यात्री चढ़े थे, वो प्लेन वहां नहीं टकराए, वो प्लेन कहीं और चले गए, और मिलिट्री प्लेन्स ने जो है वो ड्रोन या रिमोट के द्वारा, लेजर गाइडेड उसके इक्विपमेंट्स के द्वारा वो टावर में घुसे। ये है असली बात। कैसे किया और क्यों किया, उसका बहुत अच्छा एक इसमें विश्लेषण है। विशाल भाई प्ले कर दो, मैं फिर जब स्टॉप करने को बोलूंगा तब आप स्टॉप करना। भैया इसकी साउंड ऑन है क्या? एक मिनट पॉज करना।
इसकी साउंड ऑन है, ये प्रोजेक्टर से जो ये बाहर गया आउट, ये इसका साउंड ऑन है कि देखो, नहीं, ये इसको ऑन करो ना, नहीं ऑन नहीं है, आ नहीं रहा, अच्छा रुको रुको, नहीं रुक जाओ, जो म्यूट है वो प्ले करना। What happened? One question becomes inevitable at this point. If those were military drones and not regular airliners, what happened to the passengers? With certainty, no one can answer this question. One thing we do know, however, the CIA has been developing plans for covert operations that involve the in-flight swapping of commercial airliners with military drones since the 1960s. One such plan was called Operation Northwoods, and it detailed how to replace a civil airliner with a military. 1960 के करीब से CIA जो है वो एक सीक्रेट प्लान डेवलप कर रहा था जिसमें उड़ते हुए वायुयान, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो उसकी स्क्रीन पे हर प्लेन का एक दिखता रहता है कि ये प्लेन जो फ्लाइट नंबर है, आप फ्लाइट में गए होंगे तो फ्लाइट का नंबर होता है, वो फ्लाइट नंबर दिखता रहता है कि ये यहाँ पे है, उसका लोकेशन दिखता है, ठीक है। तो बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पहचान में आए हुए उस प्लेन को बीप वही दिखता रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, लेकिन वास्तविकता में वो जो एक्चुअल प्लेन है वो कहीं और ले जाया जाए और उसकी ये दूसरे प्लेन को वहां प्लांट कर दे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता भी ना लगे कि प्लेन असली वाला कहीं और चला गया और दूसरे वाला उसकी जगह आ गया। इस टेक्नोलॉजी पे 1960 में ये नॉर्थवुड्स नाम का एक प्रोजेक्ट था इनका, 1960 से लगे हुए थे ये लोग, 1960 से, नहीं हैक नहीं बोलते उसको, वो इस पे काम कर रहे थे कि हम लोग दूसरा प्लेन ले आए, हैक नहीं करते, हैक करेंगे तो फिर उनको पता लग जाएगा, बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भनक भी लगे बिना उसको वो फ्लाइट नंबर दिखता रहेगा, लेकिन पता लगेगा मिलिट्री प्लेन उड़ रहा है उसकी जगह पे, क्योंकि कोई कैमरे से थोड़ा ना दिखता है उसको। तो वो उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे। चला ना, with a military drone in mid-air, unbeknownst to the air traffic controllers. After the swap, the airliner would be landed in a military base. The drone would continue to fly, appearing on radar as the original plane, and would be remotely guided all the way into the target. We don't know whether this is the actual end the passengers met, but one thing we can say for sure: those who called their relatives from their cell phones could not have placed those calls from the airplanes in flight. Minutes after the fourth plane had crashed in Pennsylvania, news was already circulating that several passengers had made calls with their cell phones. अब ये इसने बताया है कि जितने भी पैसेंजर्स आपने देखा होगा, जब मुझे भी याद है जिस दिन ये हुआ था कि उसके ठीक अगले 3-4 दिन तक यही आता रहा कि फ्लाइट में जो पैसेंजर्स थे उन्होंने अपने रिश्तेदार को कॉल किया कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, अपने बच्चों को, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये सब करके मैसेज याद है किसी को आए थे ना ये सब। हाँ, ये मैसेज जब आए, सर्कुलेट होने शुरू हुए, तो ये बड़ा अच्छी इन्होंने थ्योरी निकाली कि आज भी आप फ्लाइट में सफर करते हो 30,000-35,000 पे, फिर इन्होंने पूरा निकाला, टाइमलाइन निकाली कि कितने हजार फीट पे उसका अपहरण हुआ था जिस समय वो उड़ रहा था। तो आज भी आप फ्लाइट में सफर करते हो, ये बात है 2001 की, मैं 2017 की बात कर रहा हूं कि 2017 में भी आप 30,000 फीट की ऊंचाई पे एरोप्लेन से कॉल नहीं कर सकते, अपने सेल से कर सकते हो क्या? हाँ, तो ये लोगों ने ये कहा कि अगर प्लेन जिस समय हाईजैक हुआ अगर 30,000 फीट से 35,000 फीट की ऊंचाई पे क्रूज कर रहा था, तो उन लोगों ने कॉल कैसे की, जब कॉल प्लेस हो ही नहीं सकती, वो भी 2001 में, जब टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड फोन वगैरह थे भी नहीं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये उस बारे में बता रहे हैं। चलाना विशाल भाई। Their cell phones from the hijacked airplanes. We are being hijacked. We are being hijacked. Those frightening words were uttered by a passenger aboard United Flight 93 who was able to call emergency personnel on his cell phone before the plane crashed in western Pennsylvania. And tonight we're getting reports of cell phone calls from at least 3 of those 4 flights.
On the second flight that came out of Boston, that was the second flight of the day, and also went into one of the Twin Towers of the World Trade Center, there was a businessman who got off 2 cell phone calls to his father. The CNN commentator Barbara Olson, wife of U.S. Solicitor General Ted Olson. She reportedly called her husband twice on a mobile phone to tell him her plane was being hijacked. The problem is that in 2001, it was practically impossible to make a call with a cell phone from an airplane at cruising altitudes. The whole idea behind cellular phones is that they use low power transmitters, both to keep the cost of the units down and to preserve battery life. It is up to the receiving towers on the ground to pick up and boost their signal before they route it through the system. अभी ये पूरा उसका प्रोसेस समझाएंगे कि कोई भी कॉल आप जब प्लेस करते हो, क्योंकि मैं हज कंपनी जब वोडाफोन से पहले हज मीडियो के साथ हमारा, तो हमें पूरा समझ में आता है कि क्या होता है कि बीटीएस बेस टावर होती है, फिर वो और सेल्स होते हैं, तो ये सब टावर का खेल है पूरा। जो कहते हैं टावर नहीं मिल रही, गांव में बोलते हैं सब टावर, इस टावर का पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि जब आपका, अब ये दिखाएंगे कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है, टावर नीचे जमीन पे है, तो उस टावर की वजह से ही कॉल आप कर सकते हो। जब टावर नहीं होती नहीं करते ना कॉल, तो लेकिन वो 35,000 फुट पे जो टावर है, वो प्लेन है, उस पे कॉल करने की टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकती। जैसे कि आप लोग समझ जाइए, तो अंग्रेजी में है, लेकिन आप ये जिसका डायग्राम है इसे देख के समझ जाइएगा। It's commonly thought that beyond 10,000 feet in altitude, most cell phones become useless. Passenger planes normally cruise at 30,000 feet and beyond. The editors of Popular Mechanics, however, maintain that cell phones do work from cruising airplanes, even at maximum altitudes. David Dunbar. With regard to the cell phones, we did what any reporter would do. We talked to experts in the field, and in fact, cell phones do work at that altitude, up to 35,000 feet and higher. And in 2001? In 2001, and it might be instructive for you to talk to some of this. अब देखो, ये इन लोगों ने इस जो 9/11 का अटैक करने के बाद वो WTC पे, ये ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स को ये पहले से ही हायर कर लेते हैं कि भाई जब ये काम होगा, आप लोगों को हमारे पक्ष में जो थ्योरीज को गढ़ना है। तो ये व्यक्ति, एक टॉक शो था जिसमें ये व्यक्ति, पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन है अमेरिका में, ये उसकी तरफ से कि भाई सारे जो टेक्निकलिटी, फिजिक्स वगैरह सब समझ के ये उसके विश्लेषण देते हैं, जिससे कि आम लोग जो है वो कन्विंस हो जाएं कि नहीं जी 35,000 फीट से ऊपर भी सेलफोन काम करता है। क्योंकि कोई ट्राई तो करने नहीं वाला, टेस्ट तो करने नहीं वाला उसकी प्रमाणिक रूप से, लेकिन इसको इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेज जिन्होंने बताई बड़ी खूबसूरती से, इन्होंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि ट्राई किया, बकायदा प्लेन उड़ा के लेकर गए कि कितनी दूर पे हमें फोन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका पूरा भी विश्लेषण है, आप थोड़ा समझिए। Cell phone experts. Instead of talking to experts, Japanese television decided to take matters into their own hands. In 2003, they conducted an on-camera experiment near Ontario, Canada, to verify the actual reach of cell phones from different altitudes. The cellular phone system used in the experiment in Canada is the one used in the United States. 3 cell phones, each from different telephone companies, were used. The experiment begins at 1,000 feet. Hello? Hello, I'm calling from cell phone A. What's up? What is happening, sir? You sound okay? The results were the same with the other 2. Next, we went up to 4,000 feet. Then, No, not on me. Company B's phone stopped working at 4,000 feet. And when the aircraft rose to 6,000 feet, Company A's phone also became useless. At 8,000 feet, none of the 3 cell phones worked anymore. No service on A, no service on B, no service on C. In other words, at an altitude of 35,000 feet, cell phones would have been totally useless. अभी आपने देखा, समझ में आ गया कि 8,000 फीट पे 3 कंपनियों के मोबाइल फोन करना, यूज करना, वो काम करना बंद कर दिया, तो 8 से भी कितना गुना ज्यादा, 4-5 गुना ज्यादा हाइट पे वो कैसे सेल फोन काम करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उनका प्रूव हो गया। ठीक है, चलन भैया। There's another problem besides altitude that makes calling from a cell phone unthinkable from a cruising airplane, and that is speed. Calling from an aircraft with a cell phone would be like calling from a car traveling at 500 miles per hour. The connection would continuously need to be अब ये एक तो इन्होंने बताया हाइट का प्रॉब्लम। ठीक, आप लोग, आप सोचोगे कि ये इतना लंबा क्यों समझा रहा हूं। आप समझना कि कोई चीज के अंदर गहराई से जाने के लिए
उस थ्योरी को अनप्रूव करने के लिए कितनी डिटेल पे जाना पड़ता है, सिर्फ कह देने से नहीं चलता। आप समझ रहे हैं ना, इन्होंने कितना डायग्राम बनाया, एक्सपेरिमेंट किया है, तब प्रूव किया है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल गुरुजी बोलते हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल करने। इनकी इस बात के बिना क्या मैं आपको ये बात समझा पाता ना, आप भी कहते हैं नहीं ठीक है होगा, लेकिन अब आपको अच्छे समझ में आएगी कि षड्यंत्र कितना गहरा था। अब ये कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड के अलावा स्पीड जो है, आपने देखो आप कार में जब सफर करते हो, हाईवे पे आप आए होगे, तो आपकी कार जितनी तेज चलेगी आपको नेटवर्क उतना ही कम मिलता है। जो कार 60-70 की स्पीड पे चल रही है तो नेटवर्क कम मिल रहा है, अगर वो कार 600 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो तो आपको लगता है नेटवर्क मिलेगा। तो प्लेन तो इतनी स्पीड पे ट्रेवल करता है ना, तो एक तो टावर नहीं है, ऊपर से स्पीड इतनी ज्यादा है, तो कॉल मिलेगी कैसे? ठीक है, अब इसको ऑन करना। Transferred from one receiving station to the next, and then to the next, and again to the next. The transfer procedure between two receiving stations is called handoff, and it relies on continuous triangulations between the receiving towers in order to establish the exact position of the caller. As the mobile unit approaches the handoff zone, the first tower senses the weakening of the signal and prepares to transfer the call to the second. When the second tower senses the signal is strong enough to take over, the handoff procedure is initiated. If everything goes well, the call is rerouted into the system by the new receiving station. But the speed by which an airplane approaches and crosses over the handoff zone is so high that the towers wouldn't have the time to complete the handoff procedure. The call would be dropped, and the person would need to dial the number from scratch. If one considers the altitude and the speed problems combined, it should be clear that the chances of having an actual conversation with a cell phone from a cruising airplane are practically nil. Even after 2001, both altitude and speed problems remain. In 2005, the Washington Post wrote, "Most cell phones can't reach a station from beyond 10,000 feet. Another technical hurdle is to find a way that cell phone calls would be handed off from one cell tower." अभी आपको इसमें ये अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं, आप लोग देख लीजिएगा खुद। इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैं और बताना चाह रहा था कि ये जितने भी इन लोगों ने कॉल किया, तो ये पैसेंजर्स गए कहां? तो इनका जो प्रोजेक्ट था कि ऐसे प्लेन्स के यात्रियों को किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पे उतार लिया जाए और वहां पर उतार कर कहां कॉल तो आए ना उन लोगों के पास, कॉल कैसे आए? इन लोगों ने उस प्लेन को मिलिट्री प्लेन से रिप्लेस किया हवा में ही, और एक्चुअल प्लेन को उतार दिया कहां? किसी मिलिट्री बेस पे। वहां पर इन पैसेंजर्स को उतार कर इनको धमकी या जो भी देकर इनसे फोन करवाए गए अपने रिश्तेदारों के पास। और कई रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये साफ देखी गई कि जैसे ही उसकी बात खत्म होती है तो हेडफोन उतारते उतारते वो महिला ऐसा कुछ बात बोलती है कि इट्स अ ट्रैप। तो ये पूरा इसमें दिया हुआ है कि वो मतलब गुस्से में होता है ना कि आप लोगों ने मुझसे बुलवा लिया और उतार इतनी दूर उसने फेंका होगा, कुछ भी होगा, तो उसने बोला इट्स अ ट्रैप। बार बार चला के उन्होंने सुना। तो क्या रहा ये, क्या इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो अटैक था, एक ही उदाहरण दिया है, ऐसे 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में 20-25 उदाहरण है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लोग अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के ऊपर ये ब्लेम टेकने के लिए, और ओसामा बिन लादेन को तो औकात नहीं थी कि वो यहां कर लेता हमला, जिन लोगों ने इस प्लेन में इनका नाम दिया, किसका, ये जो जिन्होंने हाईजैक किया प्लेन, उन लोगों ने जो ट्रेनिंग के समय एक सिंगल जो छोटा प्लेन अभी उड़ते देखा था, छोटा वाला सेसना बोलते हैं इसको, इस प्लेन को उड़ाने तक की भी उनके अंदर एक्सपर्टीज नहीं थी, फेल थे वो। तो अब सोचो ऐसे लोग जो एक सिंगल इतना छोटा सा प्लेन 5 सीटर प्लेन भी नहीं उड़ा सकते थे, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बिल्कुल प्रिसिशन के साथ कैसे घुस सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो अमेरिका में कदम कदम पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उस अमेरिका ने इन हाईजैकर्स की एक भी सीसीटीवी फुटेज उस प्लेन में या उस दिन उस एयरपोर्ट से एरोप्लेन में जाते हुए नहीं रिलीज करी, क्योंकि है ही नहीं। एक की उसमें डेट नहीं है, एक जो की रिलीज उसमें डेट नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पेंटागन के ऊपर। पेंटागन जो है वो पता वो क्या है, इनकी मिलिट्री का हेड ऑफिस है पूरा, ठीक है ना, दुनिया की सबसे सिक्योर प्लेस आप कह दो उसको। जब वो प्लेन जो है उसके अंदर टकराया, गिरा, एक भी सिर्फ एक सीसीटीवी के
अलावा किसी भी सीसीटीवी कैमरा ने उस फुटेज को रिकॉर्ड नहीं किया। और जिस बिल्डिंग में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और वो भी ऐसे एंगल से उन्होंने उसको रिलीज किया जिससे आपको भ्रम सा लगे कि कोई प्लेन गिरा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो उस प्लेन के टुकड़े मिले, क्योंकि जब कोई प्लेन पे क्रैश करता है कहीं, उस प्लेन का इंजन मिलता है, उस प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, कुछ भी नहीं था, ब्लैक बॉक्स कुछ नहीं था ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ? तो ये षड्यंत्र जो है, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये षड्यंत्र इतने गहरे होते हैं कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में, अब कहोगे अफगानिस्तान के पे इनका क्या वो था, ये लोग क्या करते हैं दुनिया में, अपने जो 1% अमीर हैं, अब जो मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि जो 1% अमीर है उनको सिर्फ एक ही चिंता है कि उनका बिजनेस कैसे चलेगा। उसके लिए ये लोग युद्ध करवाते हैं, जो राजीव भाई ने भी बोला, युद्ध करवाए जाते हैं। युद्ध करवाने की टेक्निक क्या है? युद्ध करवाने की टेक्निक अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतनी पुरानी है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर करवाने के लिए हिटलर तक को खड़ा किया गया। आपको लगता है ना कि हिटलर ने अटैक कर दिया? कुछ नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी सिर्फ इसलिए कि इनके हथियार बिक सके, सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए हिटलर को तैयार ऐसे नहीं कि वो पर कि मैं हम तू ये करियो, नहीं, वो बहुत उनका इनडायरेक्ट तरीका होता है। कि हिटलर को क्यों तैयार किया? कि सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब बिजनेस। इसका 2 उदाहरण देता हूं कि आप ये जो हिटलर की सेना के जो ट्रक थे या जो गाड़ियां थी, उनमें जो कंपनी इंजन सप्लाई करती थी उस कंपनी का नाम था फोर्ड। हाँ, आज भी है ना, फोर्ड कंपनी के इंजन लगते थे। और फोर्ड कहां की कंपनी है? अमेरिका की। लेकिन अमेरिका किसके खिलाफ लड़ रहा था? जर्मनी के। लेकिन उसके इंजन किसको सप्लाई हो रहे थे? जर्मनी को। तो अगर वो अपने इंजन सप्लाई बंद कर देता तो क्या उनके ट्रक बनते? नहीं बनते। दूसरा, जो फ्यूल, तेल, पेट्रोल, डीजल जो भी यूज हो रहा था हिटलर की सेना में, वो सारा का सारा जो है वो अमेरिकन कंपनी एक सप्लाई कर रही थी। अगर वो फ्यूल सप्लाई काट दे, अगर आपके यहाँ पेट्रोल ना मिलने लगे, सब जाम हो जाएगा ना। तो चाहते तो वो क्या करते? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोक सकते जहां मर्जी, बिना लड़ाई किए। लेकिन बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने कहा मेरा धंधा बंद नहीं होना चाहिए, तुम जहां जो मर्जी करो, मैं तो बेचूंगा, क्योंकि बिजनेस है। तो ये क्यों वॉर करवाते हैं? आप कहोगे इनको फायदा क्या है? वॉर करवाने से क्या होता है कि आप लोगों के जितने भी ये हैं बिजनेस हैं, और डर, सबसे बड़ा डर बना रहता है। आप देखो 26 जनवरी 15 अगस्त पे हमेशा क्या रहता है कि आतंकवादी हमला हो सकता है, यही रहता है ना। तो अब जो है अमेरिका वाले को ये जस्टिफाई करने के लिए कि भाई तुम्हारे टैक्स का जो पैसा है, हम लोग इतने हथियारों पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इतने हथियारों पर पैसा क्यों खर्च करें, जस्टिफाई करने के लिए ये लोग कोई ना कोई एक ऐसी संस्था बना के रखते हैं जिससे पूरा अमेरिका डरे या पूरी दुनिया डरे। जैसे तालिबान। उसके बाद अब क्या आ गया? ISIS हो गया। ये सारे संगठन बनाए जाते हैं, इनके बनाने का तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। अब क्या हुआ जब अफगानिस्तान में ये हुआ, इसके बाद अटैक हुआ, आपको नहीं पता होगा, अफगानिस्तान में तालिबान ने अफीम की सारी खेती खत्म करा दी। अफगानिस्तान में अफीम बहुत उगता है, सारी खेती जला दी। तो जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गजों का, मगरमच्छों का पैसा लगा हुआ था, वो सब के सब हाहाकार करने लगे कि भैया तालिबान ने तो हमें बर्बाद करना है। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ भी करो, इसको खत्म करो। तो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो है अटैक कराकर, उसका बहाना लेकर क्या किया? उस पर अटैक करके तालिबान को हटाकर पूरी की पूरी अपनी मिलिट्री अफगानिस्तान में बिठा दी, वहां के अफीम की खेतियों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको अंदाजा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप समझ लो कि वर्ल्ड माफिया जो है आपके दिमाग में, आपके यहां पर करने के लिए, ये तो अमेरिका ने किया अफगानिस्तान के ऊपर, आज आपके भारत के साथ भी यही हो रहा है। तो अभी इसका एक 50 साल आगे की प्लानिंग का जो इनका उदाहरण है, मैं आपको वो दिखाता हूं। आपको ये है पेट्रो डॉलर का। ठीक है, अब पेट्रो डॉलर क्या ही 4 मिनट की वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इसे देख लीजिए। ये पेट्रो डॉलर होता है कि आज आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते घटते हैं तो आता है ना,
इतने डॉलर प्रति बैरल, उतने डॉलर प्रति बैरल, डॉलर में क्यों? हम तो भारत के हैं, हमारी करेंसी रुपया है, हम लोग ये जो डॉलर में क्यों खरीदते हैं? हम नहीं, पूरी दुनिया खरीदती है। ये कहां से क्यों डॉलर में ही इसका वो हुआ? ये उसके ऊपर एक 4 मिनट का वीडियो है कि इन लोगों ने ये इनका था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर और दूसरा इसका प्रेसिडेंट था। उन दोनों ने 50 साल पहले ही ये सोच लिया था कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोल के लिए। 70% जरूरत अमेरिका की कौन पूरा करता है? सऊदी अरब के देश। तो आगे चल के हमारी ये जरूरतें बढ़ने ही वाली हैं। तो कल को सऊदी अरब ने बोला कि भाई देखो, हमको इतना पैसा दोगे तो तुमको हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कर सकते हैं ना दादागिरी? तो उनको पता लग गया कि हम लोगों को ये आगे जाके करेगा तो हमको अभी से प्रबंध करना पड़ेगा। तो क्या प्रबंध किया? वो पेट्रोल, पूरी दुनिया में पेट्रोल को डॉलर में ही ट्रांजैक्शन हो, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़े और अमेरिका ऊपर उठे, उसकी तैयारी 50 साल पहले कर दी। तो उस 50 साल पहले की प्लानिंग का पूरा इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को चलाना भी by Kissinger and Nixon. रिचर्ड निक्सन था प्रेसिडेंट का नाम। All Americans can be traced back to here, the vast oil-rich deserts of Saudi Arabia. In the early 70s, ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, ये अमेरिका के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे आप सऊदी अरब के रेगिस्तानों में ढूंढ सकते हैं। after the Arab crisis happened with the oil embargoes, OPEC basically tripled the price of oil to the Western world. And at that time, America realized that they were vulnerable because they were importing about 70% of all the oil they consumed. To secure a reliable foreign source of oil, अरब देशों ने 3 गुना रेट जैसे ही बढ़ाया उस समय पे, तो उनको रियलाइज हो गया कि आगे चल के 3 का 10 भी गुना कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची, उसका भी बताएंगे। Source of oil, U.S. President Richard Nixon sent his Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger to Saudi Arabia for a secret ये हेनरी किसिंजर है। अब ये लोग जैसे आज मोदी जी जाते हैं कहीं या वहां के लोग आते हैं, चीन का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आता है, ऐसे ही इन लोगों ने एक जो राजनीतिक विजिट थी वो की, रिचर्ड निक्सन ने और हेनरी किसिंजर ने। वहां क्या समझौता हुआ वो बताते हैं। The result was a pact that still stands to this day. The President Nixon with Secretary Kissinger with the Saudi Arab Foreign Minister Omar Shakaf in the Oval Office. ये सऊदी अरब गए दोनों सब। If Saudi Arabia, which at the time was the world's largest producer of oil, would sell the oil in US dollars, America would defend Saudi Arabia and make sure the House of Saud would stay in power. तो क्या उन्होंने बोला कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब वालों के पास अपनी कोई आर्मी नहीं होती। तो उन लोगों की सुरक्षा का कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे। और ये जो इसका शेख था, हेड था सऊदी अरब का, उसको ये एश्योरेंस दिया कि आपका ही परिवार हमेशा यहाँ राज करेगा, इसकी एश्योरिटी आपको हम देते हैं, बशर्ते आप हमारी पूरी की पूरी जो तेल बेचते हो इसको डॉलर में बेचना शुरू कर दो, ये एश्योरेंस के साथ। आज तक वो एग्रीमेंट लागू है, जिसकी वजह से हमको डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। तो इसी डॉलर को बोलते हैं पेट्रो डॉलर। और ये पेट्रो डॉलर जो है, ये बहुत बड़े बड़े आगे इसने कारनामे करवाए, वो अभी इसके बारे में बताएंगे। As a direct result of this U.S.-Saudi agreement, all other oil-producing nations also adopted the dollar as the de facto medium of exchange. Demand for it increased exponentially all over the world, and soon it had a new name, the petrodollar. Your currency is only as strong as the demand for it, just like anything else, the supply and demand. Why the petrodollar is important? It causes a demand for the US dollar. A lot of Americans don't realize that over 70% of all the $100 bills in the world are actually outside of the US. करेंसी का जो डिमांड है वो उसकी ताकत बनती है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा वो ताकतवर होगी। और 70% जो $100 के वो नोट है इनके, वो अमेरिका से बाहर है। वो ये बोल रहा है इतना जो डॉलर है वो दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है, इससे उसकी डिमांड ज्यादा है। In Russia than there are in America. This stockpile of U.S. dollars in countries around the world is because oil is bought and sold using the greenback. If oil starts trading
in non-petrodollars, such as gold or a basket of currencies, or if China and Russia start trading in yuan and ruble rather than US dollars, that demand isn't there. And the way of life for the average American will be done. It will be worse than the Great Depression. तो ये कह रहा है कि अगर चाइना या भारत या रशिया ये सब अपने अपनी करेंसी में अगर डील करना शुरू कर दें आज से ही मान लीजिए, तो अमेरिका का बेड़ा गर्क होने वाला है। जो आज अमेरिका सब भागने की कोशिश करते हैं ना वीजा ले लेकर, वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जिसके लिए जाते हैं सब खत्म हो जाने वाला है। अगर सिर्फ ये पेट्रो डॉलर खत्म हो जाए, तो अब इस पेट्रो डॉलर के बचाने के लिए इन लोगों ने कितने बड़े बड़े कारनामे किए, उसका एक बस झलक दिखाएंगे ये लोग। चलाना भैया। To date, anyone who's potentially threatened the status of the petrodollar hasn't fared well. Libyan strongman Muammar Gaddafi publicly pushed for a Pan-African gold-backed currency that he would trade for Libya's oil. He was killed during a US-backed revolution in 2011. And just तो जिस भी व्यक्ति ने इस पेट्रो डॉलर की वर्चस्व को चुनौती दी, उस व्यक्ति को साफ कर दिया गया। व्यक्ति नहीं, पूरे देश के जो उसका हेड था उसको पूरा खत्म कर दिया, जिसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है पहला, वो कौन है? गद्दाफी। और गद्दाफी के बारे में किसी भी न्यूज चैनल ने, मैंने फिर बताया ना, वो गूगल और इसलिए वो भूमिका बनाई थी। आप लोगों को गद्दाफी के बारे में वही जानकारी दी गई जिससे आप अमेरिका को सपोर्ट करें। सच की झूठ? किसी को पता था इस बारे में अभी तक? कि हाँ, कुछ लोगों को जरूर पता होगा। तो आप ये देखना कि गद्दाफी चाहता था कि जो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ और ये जो लिबिया है, ये उन्हीं की करेंसी में डॉलर, ये पेट्रोल को खरीदने बेचने का काम करे। तो दूसरे किसी बहाने को लगाकर इन्होंने क्या किया? उसको साफ कर दिया रास्ते में से। उसका दूसरा शिकार दिखेगा। Just a few short years before, Iraqi dictator Saddam Hussein advocated selling oil for euros. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. The US invaded under the guise of looking for WM. तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के जो हैं उसके बहाने को लगाकर, याद है ना सबको कि उनके पास केमिकल वेपन्स हैं और यूएन ने भेजा है, उन्होंने रिपोर्ट दे कि नहीं है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? नहीं, हम तो फिर भी कर रहे हैं। अटैक किया, उसको खत्म किया। क्योंकि सद्दाम हुसैन जो है, ठीक है, उसने अपनी तानाशाही के बिना, मैं तो कहता हूं भारत को भी तानाशाही की जरूरत है। तानाशाही के बिना नहीं चलता है। भारत में डेमोक्रेसी की वजह से बहुत हाल बुरे हुए, लेकिन उस व्यक्ति ने इराक का बहुत भला किया था। आप कभी डिटेल में पढ़ना, कभी जो नॉन गूगल रिसोर्सेज होंगे, पता लगेगा कि इसके समय में बहुत बढ़िया काम हुए, लेकिन कोई आपको वो नहीं बताएगा। क्या बताएगा? जिसे आपको अरे बहुत अच्छा हुआ, मर गया तो। हाँ, नॉर्थ कोरिया के साथ भी उसकी तो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, वो तो बर्बाद कर रखा उन्होंने उसको। चलो। Any weapons. Iraq did not have any weapons of mass destruction, and interestingly enough, after the Americans invaded, took over, put in their own government, the whole concept of selling oil in euros never surfaced again. Today, many countries resent the current petrodollar system, and their leading spokesperson is none other than Russian President Vladimir Putin. Americans should be very worried about what Putin can do. There is a new Cold War going on. It is the Colder War. That is exactly what's going on. And who's in the center of this push? Vladimir Putin. And the petrodollar is so crucial to the Colder War. The only thing holding America right now at the top is the petrodollar. And let me make it very clear. If the petrodollar dies, so does America as a superpower. So if the petrodollar dies, so does America. इसका ये सार है। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो अमेरिका के सामने बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर रहा है। लेकिन इनकी और भी बहुत सारी चीज चलती रहती हैं कि इनका ट्रेड इफेक्ट होगा, तो बहुत सारी दूरगामी इफेक्ट सोच के करते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसका मतलब क्या है कि पेट्रो डॉलर जो है वो अभी कुछ मुख्य 3-4 कारणों में से है तो पूरी दुनिया को चला रहा है। आज अगर भारत में भारत की सरकार
पेट्रो डॉलर के खिलाफ बोलना शुरू कर दे तो जो अमेरिका की संसद ताली बजा बजा के स्वागत करती है हमारी सरकार का, वही यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब भेजने से भी नहीं कतराएगी। तो अब इसके बाद अब डॉलर की बात आई, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने लेके चल रहा हूं कि डॉलर की बात आई। अब ये डॉलर कौन कंट्रोल करता है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। डॉलर कौन छापता है वहां पर? फेडरल रिजर्व। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना भारत में, वो वैसे ही फेडरल रिजर्व जो है वो छापता है। लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, फेडरल रिजर्व जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। समझ रहे हैं? जिस डॉलर को कमाने के लिए, मतलब अमेरिका जो पूरी दुनिया में जिस डॉलर के दम पे शेखी बघारता है, वो छापने की जो प्रक्रिया है या फिर जो वो है, वो किसी प्राइवेट परिवार के पास है। अमेरिका की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और अमेरिका की गवर्नमेंट, वहां का राष्ट्रपति की कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे किए हुए हैं कि वो पूछ भी नहीं सकता कि अगर उसने कुछ 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स अगर कहीं पर खर्च कर दिए, किसी को दे दिए, किसी आतंकवादी संगठन को फंड करने के लिए या किसी देश को डाउन करने के लिए, तो अमेरिका की गवर्नमेंट पूछेगी तो वो कहेंगे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इस 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री छोटी सी कि द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एक्सप्लेन इन 7 मिनट्स, की दुनिया में का सबसे बड़ा घोटाला, हम तो छोटे मोटे घोटाले की बात करते हैं ना, यहाँ ट्रिलियंस डॉलर्स की बात हो रही है। उस घोटाले का पूरा 7 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हुआ। उससे पहले एक भूमिका बताता हूं। ये जो फेडरल रिजर्व है, ये बना था 1913 में। तो आप लोगों ने टाइटैनिक फिल्म देखी है? हाँ, टाइटैनिक फिल्म। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि टाइटैनिक नाम का जहाज कभी डूबा ही नहीं था। ठीक है, ये 1898 में एक नॉवल लिखा गया था टाइटन नाम से, जिसमें एग्जैक्टली टाइटैनिक की स्टोरी जो है उसमें लिखी गई थी, जो कि टाइटैनिक एक जहाज था ऐसे डूबा, एक लव स्टोरी टाइप का कुछ लिखा था उसमें। तो क्या हुआ, 1912 में जो जहाज डूबा, जिसको हमारे सामने प्रचलित किया गया कि टाइटैनिक डूबा, वो टाइटैनिक था, कोई दूसरा जहाज था, लेकिन उसे डुबोया गया उस जहाज को। और कहानी उस नॉवल की वहां पे टेप दी कि भाई ये टाइटैनिक नाम का जहाज, ये स्टोरी हुई, ऐसे आइसबर्ग से टकराया और वो हो गया। क्या हुआ था, क्यों डुबाया गया था उस जहाज को, कि उसमें 4 लोग ऐसे बैठे हुए थे उस जहाज में, उस जो फेडरल रिजर्व को, जिनकी ताकत थी कि वो फेडरल रिजर्व को ना बनने दें। अगर वो व्यक्ति जीवित रहते तो फेडरल रिजर्व कभी नहीं बनता। तो उन लोगों को मारना भी है और पता भी नहीं लगने देना है। उसके लिए उन्होंने जिस जहाज में वो ट्रेवल कर रहे थे उसको डुबोया और वहां टाइटैनिक की कहानी टेक दी। ठीक है ना? तो ये वो फेडरल रिजर्व की पूरी इसमें है कि कैसे फेडरल रिजर्व की क्या ताकत है। क्योंकि फेडरल रिजर्व का जो हेड होता है ना, जो टॉप मोस्ट, वो एक लाइन बोल देना कि कल को मैं कोई हमारे 3-4 बैंक बंद झूठी बोल दे तो हमारे पूरे कंट्री में, भारत में रिसेशन आ जाएगा। लाखों जॉब्स चली जाएंगी। जो मल्टीनेशनल में करते हैं ना बड़े बड़े काम, ये लोग सबकी जॉब जाने वाली। आया था ना 2008 में रिसेशन, वैसा आ जाएगा सिर्फ एक वाक्य बोलने से। अगले दिन कह दे कि अरे मैंने तो गलत बोल दिया था, सारी मार्केट क्रैश हो जाएगी। इतनी ताकत होती है फेडरल रिजर्व के हेड की। लेकिन वो फेडरल रिजर्व क्या है, उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये उसी तरह से है कि मान लीजिए केलकर जी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जितना मर्जी रुपया छाप सकते हैं, है ना केलकर जी? एग्जैक्टली ये। तो जो व्यक्ति किसी देश का पैसा छाप सकता है, उस व्यक्ति की ताकत का अंदाजा है आपको, और ये किसी को आंसरेबल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो ये ताकत है कि फेडरल रिजर्व के साथ ये हुआ है। तो ये वाली आप देखिएगा, फिर इसमें कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। Economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. In order to begin to understand how our financial system works, we need to go back to the early 1900s, 1910 to be exact. Everyone at some point in their lives has heard of the Federal Reserve, but most likely don't understand what it is or how it works.
The Federal Reserve, referred to as the Fed, is a central bank that many economists refer to as the biggest robbery ever enacted on the American people. The reason for this is because the Federal Reserve is neither part of the federal government nor does it have any reserves. Yet, this single organization controls the money supply of the most powerful country in the world. The Fed is very diligent in hiding the fact that they are not part of the government. The last thing they want the American people to fully understand is that our government does not control our own money. In order to achieve this, they were very clever and decided to call their institution the Federal Reserve. And by labeling themselves this way, the general public never thought twice about who was in control of the country's money supply. If the Federal Reserve is not part of the government, then who controls this private organization and how did this come to be? The answer to this question is what changed the course of our country forever. In November of 1910, a secret meeting took place of 6 bankers and economic policymakers who represented the financial elite of the Western world. It was hosted. अब अगर गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो कौन करता है? तो इसके लिए 1910 में एक मीटिंग हुई, करीबन 6-7 बैंकर्स थे जो बहुत टॉप मोस्ट वहां के, उन्होंने मीटिंग की, बहुत सीक्रेट मीटिंग थी, एक दूसरे को भी नहीं पता था कौन आने वाला है, कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे, सब सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उसमें इन्होंने फेडरल रिजर्व एक्ट जो है वो डिजाइन किया और उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था उससे उसको साइन करवा लिया और वो उसके कारण दुनिया का सबसे बड़ी लूट जिसे बोल सकते हो आप, सबसे बड़ी लूट जो है वो उसका खाका तैयार हो गया, जिसमें ये था कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपना डॉलर छापने की जो है फेडरल रिजर्व उसको कंट्रोल नहीं करती। At the J.P. Morgan estate on Jekyll Island in Georgia. In attendance was Senator Nelson W. Aldrich, Abram Pyatt Andrew Jr., Assistant Secretary of the Treasury, Frank Vanderlip, President of National City Bank of New York, Henry P. Davidson, Senior Partner of J.P. Morgan and Company, Charles D. Norton, President of First National Bank of New York, Paul Warburg, Director of Wells Fargo, Benjamin Strong, the emissary for J.P. Morgan, and coincidentally, was first president of the Federal Reserve. Years later, Frank Vanderlip referred to this meeting as the actual conception of what eventually became the Federal Reserve System. This meeting was so secret at the time that not even the names of those who attended were mentioned to the servants who lived and worked on the island. The men who attended came on a late-night train, claiming to be on their way to a hunting expedition, but instead, these bankers met with Senator Nelson Aldrich to draft what would eventually become the Federal Reserve Act. This private meeting, attended by some of the most powerful men in America, was strategically designed to take control of our country's money supply and to achieve ultimate power in America. Meyer Amsched Rothschild, one of the most powerful European bankers of his time, stated it best when he said, "Permit me to issue and control the money of the nation, and I care not who makes its laws." तो ये रॉथशाइल्ड का नाम सुना होगा ना? रॉथशाइल्ड ने बोला कि मुझे किसी देश के, राष्ट्र के पैसे को इशू करने को और कंट्रोल करने की ताकत दे दो, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके कानून बनाता है। ये उसके शब्द थे जो वो करना चाहते थे। बात तो सही है। On December 23rd, 1913, days before Christmas, when most people in Congress were home with their families, the Federal Reserve Act was signed into law by President Woodrow Wilson. That single act, however small it may seem, transferred the control of our monetary system from our government. तो 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट लागू हुआ और टाइटैनिक किस साल में डूबा था? अप्रैल 1912। तो उसके बाद ही बन पाया, जो वो चारों मर गए, 4 लोग जो थे, ठीक है ना? Into the hands of some of the wealthiest men in our country. Putting into law the Federal Reserve Act gave unlimited power to a few wealthy banking institutions in America. The Fed has the power to issue currency, manipulate interest rates, and run secret bailouts. Yet Congress and the President are not allowed full oversight over this powerful organization. अब
जो पूरा का पूरा बेल आउट्स क्या होते हैं पता है आपको? बेल आउट्स, जब कोई बड़ी नेशनल कोई ऐसी जो है कंपनी है जो इनकी खुद की अमेरिका की, जैसे भारत में भी कोई जैसे एयर इंडिया घाटे में गई तो सरकार ने एक बेल आउट पैकेज दिया कि चलो आपको इतने 1000 करोड़ का पैकेज देते हैं, आप लोग दोबारा से उठ जाओ। तो ये बेल आउट पैकेजेस देने का और इंटरेस्ट रेट्स को हमारे यहाँ भी करता है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करने की ताकत और बेल आउट पैकेज देने की जो है ताकत इसको मिल गई। तो बेल आउट पैकेजेस के रूप में इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां इशू कर दिए? ये क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंट, कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट अलाउड फुल ओवरसाइट, कि बता देंगे कि इतना कर दिया है, किसको किया है नहीं पूछ सकते। चलो ना। Organization. The Federal Reserve enjoys a monopoly over the creation of our nation's money and credit, but for 100 years, they have never been completely transparent and accountable about it. And we don't have to look back too far from today to see what it looks like in real life. When testifying before Congress in 2009, Fed Chairman Ben Bernanke refused to disclose which institutions received trillions of dollars in these bailouts and loans, or give our representatives details about what deals were being made. So my question to you is, ये वहां का सांसद है, सेनेटर, ठीक है, ये उससे सवाल पूछ रहा है। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ सांसद जो झाड़ू होते हैं जो वास्तविकता निकालने के लिए, तो ये फेडरल रिजर्व के हेड से पूछ रहा है कि भाई ये इतना इतना पैसा तुमने दिया, क्या तुम हमको बताओगे, यस और नो। तो पहली बार जब क्वेश्चन पूछता है तो वो कुछ गोलमोल जवाब देता है, फिर ये बड़ी कड़ाई से पूछता है यस और नो, कहता नो। तो देखना आप उसको भी। will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? Hundreds and hundreds of banks, any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Will you tell us who they are? No. In an interview with Treasury Secretary Timothy Geithner, he makes the stunning assertion that conducting a... तो कितने डॉलर बोले उसने? 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स किसको दिए बताओ? वो फिर बोलने लगा, बोला नहीं, चलेगा आप बताओगे या नहीं? कहते नो, सीधा सेनेटर को बोल, कोई और अथॉरिटी किसी को नहीं है दुनिया में ऐसी जो इनको मिली हुई है। चलो। Full audit of the Federal Reserve, something never before done in its 100-year history, is a line that we don't want to cross. To be denied full transparency of these transactions after U.S. taxpayers contributed over $16 trillion to these bailouts and loans is unthinkable and unconstitutional. It is our right as American citizens to know where our money is being spent. It's very ironic that if you don't give the IRS full transparency with your finances, you go to jail. But if you're a private organization of elite bankers that controls the money supply of a country, you're free to do as you please without full oversight. तो अब इन्होंने ये बोला कि IRS जो है वहां का टैक्स डिपार्टमेंट जो है, तो वो सीधा जेल भेजता है अगर कोई वहां टैक्स इवेजन या टैक्स से बचता है या टैक्स चोरी करता है। तो कहते कि जो टैक्स पेयर का मनी ये बेल आउट की तरह दे रहे हैं, वो टैक्स पेयर अगर कोई छोटा बहुत भी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखे अपने टैक्स भरने में, उसको तो जेल भेजते। लेकिन जो कंपनी, जो फेडरल रिजर्व जो है अपने 16 ट्रिलियन डॉलर्स के बेल आउट पैकेज के डिटेल देने जरूरी नहीं समझता, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये ताकत है उसकी। तो चलिए एक बार। This private organization is arrogant in the fact that the same accounting laws that apply to the rest of America do not apply to them. There is no other agency of government which can overrule. स्टेटमेंट सुनिए, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इनकी स्टेटमेंट्स और की फिर हम लोग जो बात करते हैं ना अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोटबंदी हो गई, ये सही हुआ गलत, इतने छोटे मोटे टुच्चे सब्जेक्ट पे हम लोग बहस करते हैं आपस में। मैं कहता हूं कि ये जिससे हमारे रुपया कमजोर हो गया, ठीक है ना, जिस रुपये के लिए लड़ मर रहे हैं वो कमजोर और मजबूत जो है वो इस डॉलर से होता है, जो डॉलर की क्या औकात है कि उस डॉलर को छापने के लिए देयर इज नो अदर एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच कैन ओवररूल एक्शंस दैट वी टेक। ये पहले का पिछला जो चेयरमैन था इसका फेडरल रिजर्व का, ये वो बोल रहा है कि कोई भी एजेंसी हम लोग जो एक्शन लेते हैं उसको ओवररूल नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं है उनकी। तो आप लोगों के रुपये की औकात क्या है ये नोटबंदी की, जिससे हमारा मजबूत है कमजोर है, हमारा रुपया मजबूत कमजोर जिससे हो रहा है उसकी खुद की औकात देखो क्या है।
मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि इन लोगों ने उस डॉलर, पहले पेट्रो डॉलर की बात हुई, फिर वो डॉलर क्या है उसकी बात की, तो पूरा का पूरा क्या है, ये तो पूरा धराशायी हो गया ना, सब कुछ हो गया नहीं हो गया। तो चलिए एक बार इसको। Actions that we take. Their control appears to be unlimited, and 2008 is the most recent example of how much power the Fed actually has on our country. Many of us were told in private conversations that if we voted against this bill on Monday, that the sky would fall, the market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. तो क्या हुआ, इसके ये बात ऐसा नहीं कि इन लोगों को नहीं पता, अमेरिका के लोगों को नहीं पता, उन लोगों ने इसके खिलाफ एक वो लेके आए कि हम लोग फेडरल रिजर्व एक्ट को खत्म कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम कोशिश, अगर हमारे इस एक्ट के खिलाफ तुम सब सांसदों ने वोट किया तो ये गारंटी है कि अगले 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट को 3-4 हजार पॉइंट क्रैश कराएंगे और तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी का ऐसा बुरा हाल कर देंगे कि तो क्या करेगा व्यक्ति। और मार्शल लॉ अगर तब भी नहीं माने तो जैसे मार्शल लॉ क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, मार्शल लॉ लगा के तुम सबको जेल भेजेंगे। तो अब सोचिए कि ये इतना। That's what I call fear-mongering. The elite banking institutions took trillions of dollars worth of risk, and when they lost their bets, they threatened politicians to use taxpayer money to bail them out, or else we would face an Armageddon type of scenario. This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. अब इसके बाद आप लोगों को ये बिल गेट्स का जो है वीडियो था, इसको एडिट किया था मैंने, कि अब आप लोग हेल्थ के ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूं कि कितना बड़ा षड्यंत्र चलता है। अब आप लोग एक चीज दिमाग में आ रही है आप लोगों की कि मुझे ये डेटा दे तो यूट्यूब ही रहा है। आप जब मैंने आपको कह रहा हूं कि भाई ये सब लोग हम षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये अपने राज क्यों नहीं हटा देते इन वीडियोस को। आया किसी के दिमाग में आया सवाल, आया ना? हाँ, इसका आंसर देता हूं मैं आपको। देखो, इसको जो पूरा मैं समझा रहा हूं ना आपको, इस शब्द को याद कर, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा वॉर। ठीक है, प्रोपेगेंडा वॉर क्या होता है? प्रोपेगेंडा वॉर का मतलब है कि एक ऐसी विचारधारा काबिज कर देना जिससे कि आपको झूठ जो है वो सच लगे। जो माया की बात हुई थी ना आज, वो तो क्या होता है प्रोपेगेंडा, ये जो जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं, ये जो चला रहे हैं वो लोग, ये आपको नजर नहीं आएंगे कौन चला रहा है। तो क्या होता है इसमें, सबसे बड़ी जो इनका दिमाग चलता है, इन्होंने जबरदस्त दिमाग बुद्धिजीवियों को हायर किया होता है कि ये कैसे करना है। ऐसे थोड़ा ना WTC का अटैक प्लान हो जाएगा, समझ रहे ना? तो इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि ये लोग अपना सारा का सारा राज छुपा के नहीं रखते, सब कुछ ओपन रखते, जिससे कि उसकी शॉक वैल्यू खत्म हो जाए। अगर मैं ये बात बहुत ढूंढ के लाऊं, आप लोग किसी के पास वीडियो ना हो, तो आप कहोगे अरे ऐसा है क्या, रॉथशाइल्ड, हाँ ये नाम तो कभी सुना नहीं। अब कई सबने रॉथशाइल्ड का नाम सुना है ना? सुना है ना? इल्यूमिनाटी का नाम सुना है, रॉथशाइल्ड का नाम सुना है। आपके मन में उसके लिए हाँ सुना तो है। अब आपके मन में क्या हुआ? अब कोई बोलेगा हाँ नहीं रे, उसका नाम तो पता है हमको, लेकिन अब जो सच है ना सामने आ रहा है, उसको भी कहेंगे अरे तो फिर ये हम अपना ही राज क्यों उजागर करेंगे। आप समझे साइकोलॉजी? तो ये खोल कर सारे राज, हमारे सारे षड्यंत्र, सब कुछ खोल के, जिससे लोग उसके अगेंस्ट भी पढ़े और उसके फेवर में भी पढ़े, होने तो कंफ्यूज चलता रहेगा दुनिया में जैसे चल रहा है। सब कुछ छुपा के रखेंगे तो सोचेंगे कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो ना? तो ये बहुत एक पूरा षड्यंत्र था इसके अंदर कि इसलिए सब कुछ राज खोल के रखते। तो बिल गेट्स का, अब रॉन्ग क्या है? आप उनकी लिस्ट पे डिपेंड करके आप सोचते ये सबसे अमीर है, सबसे गरीब है। गलत लिस्ट होगी, सही होगी लिस्ट, गलत होने में क्या है भाई? सबसे अमीर व्यक्ति है, होगा अमीर।
पावरफुल का भी आएगा। अब देखो समझो मेरी बात, टाइम मैगजीन ने मोदी की फोटो छापी, ठीक है ना। संसद में एक अभी आया था, संसद में मोदी की खड़े होकर कितनी बार तालियां बजाई गई? 16 बार, याद है आपको? ऐसा 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 ये बहुत अद्भुत काम था। हाँ हाँ नहीं, मतलब बहुत लोगों मीडिया में कितना प्रचार किया गया उसका, लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि जब पिछली बार मनमोहन सिंह गया था उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, एग्जैक्ट यही व्यवहार हुआ था। तो मतलब क्या हुआ, अगर राबड़ी देवी भी वहां प्राइम मिनिस्टर बन के जाएगी उसके साथ भी यही करने वाले वो। उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि ये भारत का प्रधानमंत्री है, इसको पटा लेंगे, इसकी तालियां बजाएंगे तो बहुत सारे एग्रीमेंट में साइन करके जाएगा, हमें बाजार मिलेगा, सिंपल। उसको मस्का लगाना है, हाँ मस्का लगाना है, बात सिंपल है। तो इसीलिए मत समझिए कि ये यूएस के प्रेसिडेंट की भी कोई औकात नहीं, वो चुन के बकायदा भेजा था, भाई तू 5, 8, 7, 8 साल जो है ये करना, ये करना, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। जब आपको मैंने ये पेट्रो डॉलर क्यों बताया, कितने साल पहले हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ने अपने पेट्रो डॉलर की, पता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है बहुत डिमांड पड़ेगी पेट्रोल वगैरह की, वो पहले से इंतजाम करके गए कि हमारा पेट्रोल डॉलर जो है वो बड़ा हो जाए। अब उनकी सोच देख रहे हो ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इतनी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, उसका एक अंदाजा। तब ये बिल गेट्स है, ये महाराज जो है, I'm Melissa Melton reporting for the InfoWars Nightly News. ये क्या है, ये अब दूसरा ये षड्यंत्र अब है। अब आता हूं हेल्थ पे, जो हमारा विषय है, कि हमारे हेल्थ केस में षड्यंत्र कैसे चलता है, कि इन लोगों ने हमारे देश को कमजोर बनाने के लिए ये टीकाकरण का पूरा षड्यंत्र निकाला, उसके पीछे लगा दिया इसको, ये बिल गेट्स को, पोलियो के लिए। कब शुरू हुआ था पल्स पोलियो अभियान, याद है किसी को? 1995 में। कितने साल हो गए? 22। अभी तक पोलियो खत्म तो नहीं हुआ। उनकी किताबों में हो गया, भारत सरकार में, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब आप ये वाला वीडियो देखना कि ये क्या पूछती है, आप लोग जो लिखा होगा ना वो रुक अभी अब पढ़ने के हिसाब से चलेगी। I'm Melissa Melton reporting for the InfoWars Nightly News. Multiple overseas media outlets have reported on the fact that polio vaccines linked to the Bill and Melinda Gates Foundation and his Gavi Alliance have on record caused nearly 48,000 children in India to suffer neurological damage and become permanently paralyzed. क्या बोला इसने? कि 48,000 बच्चे भारत में पोलियो वैक्सीन की वजह से पैरालाइज्ड हो गए। कि कब का डेटा है? 2010-11 का डेटा है, जिसको कहीं भी आप ढूंढना चाहो इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि पोलियो वैक्सीन क्या कर रही है, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है, जिससे पैरालिसिस होता है बच्चों को। लेकिन वो जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो पोलियो से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसको पोलियो की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। इसीलिए वो अगर किसी को वो पोलियो की ड्रॉप देने के बावजूद पैरालिसिस हो गया तो वो पोलियो की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए भारत पोलियो मुक्त हो गया। मिला था ना तमगा? हाँ, लेकिन कोई भी इन केसेस की बात नहीं करेगा। अब आप कहोगे इसकी सत्यता क्या है? ये महिला ये जो थी, इसने, ये एक्टिविस्ट है, इन लोगों ने क्या किया, बिल गेट्स किसी कॉलेज में गया था, ऐसे किसी कार्यक्रम स्टेज पे स्टूडेंट्स के जवाब देने के लिए। ये वहां पर पहुंच गई क्या करने, अपने इस सवाल को पूछने, जो भी दिखाऊंगा मैं, कि जो सवाल मैंने अभी बताया। अब आप देखो, फिर अब मजा आएगा देख के आपको। Damage and become permanently paralyzed. Most recently, over 50 African children from Chad also began convulsing after receiving a Gates Foundation-funded meningitis vaccine that specifically targets African people. Those children, some as young as 7, have also. Those children, that some specifically targets African peoples. मेनिंजाइटिस का एक वैक्सीन है, उसकी वजह से 8-9 बच्चे वहां पर उनका बुरा हाल हो गया। तो वो क्या बोला इसने शब्द, जो स्पेसिफिकली टारगेट करती है अफ्रीकन बच्चों को। ठीक है ना? तो ये शब्द ध्यान रखना, बात बताऊंगा इसके बारे में। Subsequently become paralyzed. Yesterday, Bill Gates appeared at a highly controlled speaking engagement to address computer science majors at his new Bill and Melinda Gates Computer Science Complex building on the University of Texas campus.
I was able to purchase a ticket from a student and attend the meeting. Though no camera... अब ये कॉलेज में थी और वहां पर बड़ा क्लोज्ड मीटिंग थी जहां पे सबको इनवाइट नहीं मिला था. इसने किसी तरह से स्टूडेंट का कार्ड किया, जुगाड़ किया, और ये वहां पर कैमरास भी अलाउड नहीं थे. तो जो उसकी एक कैमरा की जो शूट कर रहा था उसकी फीड एक छोटे टीवी में लगती है किसी दूसरे कमरे में, वहां पे इसने अपना कैमरा सेट करके और फिर ये स्टूडेंट बन के लाइन में खड़ी हो गई उससे ये सवाल पूछने के लिए जो अभी पूछेगी. Though no cameras or recording equipment were allowed inside the meeting, fellow reporter David Ortiz was able to capture a live stream being fed to an adjacent room. When the floor got open for questions, I decided to ask Mr. Gates a real one. Ms. Mountain with InfoWars, what do you say to critics who claim their global vaccination program is nothing more than a eugenics program? तो इसने पूछा कि आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि पोलियो टीकाकरण अभियान वास्तव में यूजेनिक्स का ही एक कार्यक्रम है. तो आप लोग यूजेनिक्स नाम का शब्द इसको लिख लो और इसको इंटरनेट पर सर्च करके देखना. ये आप लोगों को होमवर्क ले लो अपना भले ही. तो इसको आप यूजेनिक्स को EUGNICS बड़ा खतरनाक शब्द है. इसकी वास्तविकता ढूंढ लोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. ठीक है. Eugenics. Over 48,000 children in India have been paralyzed due to polio vaccines linked to your foundation. No, I mean... उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिखा था जिससे लोगों को समझ में आए कि भारत में आपके संस्थान द्वारा चलाए जा रहे, इनका संस्थान क्या है, बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन. मेलिंडा जो है, मेलिंडा गेट्स की बीवी है, ये दोनों एक बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन चलाते हैं. तो भारत में आपके संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पोलियो टीकाकरण अभियान से 48,000 से ज्यादा बच्चे लकवे का शिकार हो गए. ये बिल गेट्स के मुंह पे उसने क्वेश्चन फेंक के मारा. बिल गेट्स सामने बैठा है, कोई वैसे जितना मर्जी बोलते रहे, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने बोल दो तो उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना. बिल गेट्स का उठ के बैठता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई कि अब वो फंस गया कि अरे मैं तो आया कहीं और था, ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. तो वो घुमा फिरा के कुछ जवाब देता है. तो इससे साफ पता लगता है कि बिल गेट्स जो है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है भारत में, जो पहले कहा ना स्पेसिफिकली टारगेटिंग अफ्रीकन चिल्ड्रन, ऐसे ही भारत के बच्चों को भी टारगेट करके पोलियो वैक्सीन उनको दिया जा रहा है, जिसके बहुत खतरनाक परिणाम है. In India have been paralyzed due to polio vaccines linked to your foundation. No, I mean, nothing has saved more lives than vaccination. The key figure that we think about in terms of what we're prioritizing is the tragic death of young people. But if you go back to about the time I was born, more than 20 million kids under 5 were dying every year. Smallpox, measles, a variety of things. By 1990, even though the number of children in the world, because the population growth had gone up, that number had come down from over 20 million to about 12 million. And because of the work that the foundation has been at the center of, we now got that down from 12 million to less than 7 million. And the goal is to get it down to well under 3 million, by which time the disparity between what happens with poor children and what happens with rich children will have largely... इतनी देर तक बकबक कर रहा है लेकिन इस एक्चुअल सवाल का जवाब नहीं देगा वो. बिल्कुल नहीं. To reduce to zero the number of kids who are being paralyzed. Not only did Bill Gates fail to directly answer my question, but let's review. Mr. Gates' father was a known eugenicist and the head of Planned Parenthood. He admits in this clip from a 2003 PBS. तो आप लोगों को जो ये दिखाया, ये पोलियो का तो सिर्फ उदाहरण है एक कि पोलियो के अलावा जितनी वैक्सीनेशंस हैं उसका ऐसे ही षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में. जैसे हमारी पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, वो सब जो हैं वो बर्बादी की ओर चले जाएं. तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब मेरी बेटी है, उसको मैंने नहीं लगवाए तो गुरुजी के प्रेरणा से और भी बहुत लोगों ने नहीं लगवाए. तो देश में कई लोग हो गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को टीके नहीं लगवाए हैं. तो आप लोग जो हैं, अब 1-2 वीडियो, अब इसके बाद टॉपिक से हटके वीडियो हैं 2-3 जो आप देख लीजिएगा. तो मैं जो मेन आपको बात कहना चाहता हूं कि इस प्रोपेगेंडा वॉर में मत फंसो. ये किस कंपनी का मोबाइल है, ये कौन सी कंपनी का है, मैं कहता हूं आप लोगों को, गुरुजी भी इस बात को बड़ा सपोर्ट करते हैं कि भाई कोई जापानीज कंपनी है तो स्वदेशी की जो परिभाषा है वो आप देखेंगे कि इस पे
पंचगव्य हाट पे भी बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी गुरुजी ने कि आप स्वदेशी में ये मत सोचो कि अगर आपके पास विकल्प है, आपके 20 किलोमीटर के एरिया में आपको मान लीजिए लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, अब देखो भाई 20 किलोमीटर के एरिया में आपके पास भारतीय स्वदेशी विकल्प है कि नहीं है, तो ले लो, नहीं है तो फिर अपने जिले में देखो, आप जिले में भी नहीं है तो राज्य में देखो, राज्य में नहीं है तो देश में देखो, देश में नहीं है तो पड़ोसी देश में देखो। ये इस प्रकार से आपकी सर्च होनी चाहिए। अब मैं फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो बनाता हूं, अब मेरे पास कैमरे के ऑप्शन में कोई इंडियन कंपनी है ही नहीं, तो क्या मैं ना करूं? तो अगर मेरे पास ऑप्शन आता है तो मैं जापानीज कंपनी का प्रेफर करता हूं कि भी कम से कम हमारे एशिया में तो आता है, ठीक है। तो ये इस भावना के साथ आप व्यापक दृष्टि लेके चलो कि ये जितने भी षड्यंत्र हैं, आपके सामने वीडियोस आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, ये क्या है? ये सब वो है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके दिमाग को क्या सोचना है वो बताया जाए, कैसे सोचना है वो कोई नहीं सिखाएगा। तो मेरा जो पर्पस रहता है, मैं हर जगह प्रोपेगेंडा वॉर की बात करता हूँ। सब बोलते हैं वीरेंद्र भाई आप ये प्रोपेगेंडा वॉर के बारे में बोलते रहते हो, कोई मानता तो है नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा मानने की बात नहीं है, एक बार ये सोच व्यापक मानस बनाने की बात है। आपको जब इतने, अब मुझे आप बताओ, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप लोगों को भी ये समझ में आ गया कि जिस डॉलर, जिस रुपए के पीछे हम पागल हो रहे हैं या हमारा रुपया ऊंचा नीचा हो जाता है, वो क्या है? मैं ये नहीं कहता कि हम लोग रुपया का यूज करना छोड़ दें, लेकिन उसको, उसकी असलियत तो पता होगी। अब आप कम से कम जाओगे तो छोटी सोच के तो नहीं जाओगे कि भाई हमारी सरकारों का तो सिर्फ एक प्यादे की तरह काम कर रही है WTO के लिए, उन सब के लिए। अब ये स्मार्ट जो शहर बना रहे हैं, ये क्या है? ये है कि शहरों से गरीबों को निकाल के फेंक दो बाहर, उनको जीने के लिए कुछ नहीं। दुबई जाते बड़े लोग, बड़े मैं दुबई होकर आया। अरे दुबई जो है लोगों की आहों पे टिका हुआ है, दर्द पे टिका हुआ है। वहां पर रहने वालों की जो काम करते हैं, उन लोगों को दिन भर काम करा के, जो भी 4th क्लास एम्प्लॉई हैं जो भारत से जाते हैं बहुत ज्यादा, उनके देखेंगे वीडियोस आते हैं रोते हुए, कोई हमें निकाल लो, आते हैं ना, तो उन लोगों को वहां से दुबई में वो दिखाई ना दें, वहां पे लोगों को लगे कि यार ये क्या झुग्गी झोपड़ियां ना बन जाए वहां, तो उनके लिए 20-25 किलोमीटर दूर दुबई से बाहर उनके लिए बैरक्स बने हुए हैं। वहां उनको रात में रोका जाता है जिससे कि वो 4th क्लास एम्प्लॉई वहां पर रहकर उनकी गंदी जो है वो, उनका टूरिज्म इफेक्टेड ना हो। अब जो है दुबई वालों के लिए तेल की जो है वो खत्म होती जा रही है ना, धीरे धीरे वो तेल से नहीं कमाएंगे, अब वो टूरिज्म से कमाने का प्लानिंग कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो इसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई हुई है। तो आप लोगों को सिर्फ एक जो मेरा आखिरी वो चीज है कि प्रोपेगेंडा वॉर को समझकर जो भी चीज न्यूज में आए आपके सामने, तो पहले विश्लेषण करो, ये क्यों आई, ये हर जगह से क्यों मुझे सुनाई दे रही है इस बारे में। कोई व्यक्ति है, मुझे अखबार पढ़ रहा हूं तो मेरे सामने उसका नाम आ रहा है, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूं तो उसका नाम आ रहा है, यूट्यूब पे कोई यूट्यूब खोलता हूं तो वो व्यक्ति दिख रहा है। मैं नहीं जानना चाहता उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। होता है ना ऐसा? हर तरफ से हमला करके, तो ये क्या है? ये है प्रोपेगेंडा वॉर। क्यों राजीव दीक्षित के बारे में किसी को नहीं पता चलता? हम लोग प्रचार नहीं करें, या आप सब लोग प्रचार नहीं करें, या ये यूट्यूब पे जो डिसेंट्रलाइज तरीके से कोई वीडियो अपलोड करते रहते हैं राजीव भाई की कटिंग कर करके छोटे छोटे वीडियो को, ये ना करे तो कौन करेगा? मीडिया करती नहीं करती है ना, क्योंकि वो उसी को प्रचारित करेगी जिसके साथ उन्होंने कुछ भारत में कोई मानस डेवलप करना है। जगह सबसे उदाहरण है बिग बॉस जैसे नाटक, उसमें जिस व्यक्ति को लॉन्च करना है, क्योंकि सब एक्टर्स बूढ़े होते जा रहे हैं, नई खेप एक्टर्स की लानी है, तो बिग बॉस के थ्रू लॉन्च करेंगे उनको। पता नहीं, मैं तो नाम भी मैं किसी की याद नहीं रखता, मैं उसकी सिर्फ वो है। इतना कचरा नाटकों को जो है लोग बैठ बैठ के देखते रहते हैं। आप अपना एक विजन बनाओ कि भाई मुझे क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हो आप। यहां पर जो है आप लोग ही बचे हो ना इतने, ठीक है, इसीलिए मैं इनको बता, मैंने पहले दिन क्यों नहीं बताया, इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग समझोगे इसको, पहले डीपली समझो। तो एक ही चीज है, वो क्या है? अंत में जो मैं कहूंगा, अगर आप कंक्लूजन की बात करते हो, समापन अगर इसका करना है, तो एक ही बात से करता हूं। मेरा एक बहुत मेरा बॉस थे जो मेरा जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, उसकी बड़ी फेमस, बड़ी एक प्रिय एक लाइन थी, वो हमेशा कोट करते थे कि लीड मी, फॉलो मी और गेट आउट ऑफ माई वे। भैया तो मुझे लीड कर लो, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, या मुझे फॉलो कर लो।
दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो भग जाओ, रास्ते में से हट जाओ। ये करना है। आप अपनी क्षमता पहचानो कि क्या आप में लड़ने की ताकत है इनसे व्यक्तिगत रूप से, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, या तो खुद का अनुसरण करवाना पड़ेगा कि लोग आपको फॉलो करें। आप इतना अध्ययन कर लो, इतना ज्ञान अर्जित कर लो कि राजीव दीक्षित जी के जो पीछे लोग इतने थे, या तो उतना कर लो। लगता नहीं भाई राजीव दीक्षित तो नहीं बन पाएंगे, तो क्या करो, ढूंढो कि किसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर लीड भी नहीं, किसी को फॉलो भी नहीं करना है और लोगों को पीछे भी नहीं चला सकते, फिर अपनी अकड़ में अपनी ईगो में कहो कि भाई ये तो ये वो है, ये वो है, तो वो तो नहीं चलेगा। तो मैं अब अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपको बताऊं जो मैं सोचता हूं, दीक्षित बनने के लिए सब लोग हम कर रहे हैं क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि भावनाओं में बह जाते हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। हम लोगों को राजीव दीक्षित नहीं बनना, क्योंकि राजीव दीक्षित बनने का मतलब यह है कि उन जैसा जीवन जीना पड़ेगा, वो आप जी नहीं सकते। वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन 1000 लोग एक एक टॉपिक को पकड़ ले अगर, तो राजीव दीक्षित जैसा काम कर सकते हैं। प्रलोभन आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता आएगी, बहुत कुछ आएगा, बीच में पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन अपने मन में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो विजन है उसके लिए काम करो। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, फिर इधर उधर की चीजें मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करती बिल्कुल भी। गौ माता, और इसके बाद जो आखिरी बात है वो है शरणागति का भाव। ये हमेशा मैं इस बात को बोलता हूं, शरणागति, क्योंकि अध्यात्म के बिना आप आंदोलन नहीं चला सकते। मन में अध्यात्म नहीं हुआ अगर आपके, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि बैठ के सुबह आप मेडिटेशन करो तो अच्छा है। मैं नहीं करता हूं, मैं आपको सब बता रहा हूं, मैं नहीं कर, मेरा मेडिटेशन दूसरे तरीके का है। मैं जो अभी कर रहा हूं वो मेरा मेडिटेशन है। मैं जब ये वीडियो एडिट करूंगा बैठ के, तो अच्छी वीडियो निकल के आए, लोगों को पसंद आए, फिर जो लोग कहते हैं कि अच्छी लगी, वो मेरा मेडिटेशन है, अलग तरह का मेडिटेशन है। हर किसी का अलग अलग तरीका है। तो क्या होता है, आप लोग शरणागति के भाव से काम करोगे तो ये सब चीज छोटी लगेंगी, कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे कुछ हो गया तो। बहुत लोग बोलते हैं वीरेंद्र भाई आप भी ऐसे करते रहते हो तो कोई होता है, मेरे को बोलते हैं लोग कि आप क्यों बात करते हो ये सब। तो मैं कहता हूं मेरी बेटी को अगर बिना पिता के, अगर उसकी नियति में है बिना पिता के बड़ा होना, तो होगी ना। उस वजह से क्या मैं सही काम करना बंद कर दूं? नहीं। तो आप लोग शरणागति के भाव से ये अहंकार मत पालो कि मैं ये कर दूंगा, मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बना दूंगा। आप अपनी बेटी को सही से शिक्षा दो, वो जो बनना अच्छा बन जाएगी। आपके हाथ में सिर्फ उसको सही शिक्षा देना है, बाकी कुछ नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? तो अभी भी आप क्या करते हैं, मैं देश बदल दूंगा। कई लोगों के मन में बड़ा अहंकार आता है, मैं देखता हूं, वीरेंद्र भाई मैं चाहता हूं कि मैं ये कर दूं, मैं इस देश को ये कर दूं। मैं कह भाई तुम इतनी लोड लेके क्यों दुनिया में चल रहे हो? तुम क्यों, ये जो प्रण लिए हुए लोग होते हैं ना, प्रण, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने खादी का कोई पहनने का प्रण नहीं लिया। 2012 में खादी पहनी थी पहली बार, 2012 के बाद से खादी के अलावा कुछ और नहीं पहना, लेकिन मैंने प्रण नहीं लिया क्योंकि मुझे आनंद आता है। जिस दिन प्रण में बंध गए ना, मुझे खादी शायद चुभने लगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं मांसाहारी नहीं हूं, था, राजीव भाई को सुनने से पहले था, राजस्थान से हूं, राजपूत परिवार से हूं, तो बचपन से खाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को मैं किसी टापू पे फंस गया, किसी रेगिस्तान में फंस गया, मेरी जिंदगी में बनाई और मैं सोचूं कि अगर देश के लिए तो काम करना है तो एक दिन खा के मेरी जान बच जाएगी, कल मुझे बचाने के लिए लोग आ जाएंगे। अगर मैं आज नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा, तो शायद मैं किसी जानवर को मार के खा लूं। तो क्या ही है, प्रण नहीं लिया हुआ। लेकिन सब मतलब ये नहीं कि जब मर्जी ईमानदार जब मर्जी बेईमान, वो भी नहीं करना है। तो यही बस छोटी सी बात है, शरणागति का भाव रखिए। शरणागति के बारे में पढ़ना हो तो एक चीज यहां से जाकर जरूर करिएगा, कर लेंगे तो जैसे मेरा भला हुआ आपका भी हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति का नाम बता रहा हूं जिसका नाम राजीव भाई ने भी लिया, और बहुत बड़े बहुत प्रबुद्ध लोग जो मेरे जीवन में आए उन्होंने भी उसका नाम लिया। वो है स्वामी राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी की बहुत पतली सी एक किताब है जिसका नाम है शरणागति। राजीव भाई असली संत जो कहते थे वो उनको कहते थे। तो मैं ये कहता हूं, कई लोग रामसुदास जी को भी भरा बुला कहते, एक दो लोग मुझे मिले, मैं कहता हूं देखो जिस व्यक्ति के अनुसरण मैंने किया, किसका, राजीव दीक्षित जी का, तो उस व्यक्ति ने अगर किसी संत को असली संत कहा है तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो शरणागति के नाम की पतली सी पुस्तक है, बड़ा ग्रंथ नहीं है, वो पतली सी पुस्तक पढ़ लेना,
आपको देखेंगे जीवन में बहुत बड़ा एक संदेश मिल जाएगा जो बड़े बड़े ग्रंथों से नहीं मिल पाता कभी कभी। तो शरणागति के भाव में रखिए और आप सभी इस चीज को, और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं अगर मुझसे लेनी होगी तो लीजिएगा। आप वीरेंद्र सिंह 16 सर्च करेंगे तो आ जाएगा इंटरनेट पे वीरेंद्र सिंह 16, तो ये चैनल भी आ जाएगा।